Hey guys, so welcome to this amazing channel of Geophysics. Means to live physics while you are preparing for your exams. तो जैसे कि बताया आपको बच्चों, मैं इस चैनल के ऊपर कुछ नए नए क्वेश्चंस और कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन इन एग्ज़ाम्स के लिए और उसमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। प्लस कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि वो डेफिनेटली रियल लाइफ के साथ कुछ रिलेट करें। आज का सेशन जो है वो टोटली जेईई एडवांस को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसके अंदर ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन एंड वर्क पर एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा ही मज़ा आएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये एक ही क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा करके लेकर के जाएगा। तो अगर आप एक्चुअली में चाहते हो कि इन एग्जाम्स के अंदर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए तो डेफिनेटली वॉच दीज सेशंस, दीज विल हेल्प यू अ लॉट। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड यस गाइज, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियोज एंड ऑल्सो डू कमेंट इन द सेशन ताकि इन वीडियोस की रीच बढ़ सके और हम भी मोटिवेटेड रह करके और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे सेशंस प्लान कर सके जिसके अंदर कुछ भी रैंडम ना हो। चलिए, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ थिन टनल इज मेड इन अ प्लेनेट ऑफ स्फेरिकल शेप। एक स्फेरिकल शेप का प्लेनेट है जिसके अंदर हमने एक टनल बना दी। प्लेनेट का रेडियस r है एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। उसके सरफेस पे g है। A small object is pushed gently into the mouth of the tunnel at end A। यहाँ पे ये A एंड है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही स्मूथली पुश कर दिया गया है। पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कहाँ पे? टनल के अंदर, दैट इज √3/2। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। तो हमें ब्लॉक की क्या कैलकुलेट करनी है? मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें ऐसा खास बात क्या है? हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व भी कर रखे हो। देखिए, आपने जितने भी क्वेश्चन बच्चों सॉल्व किए उसके अंदर ये वाला पार्ट आप सॉल्व करते हो जनरली कि जब भी टनल के अंदर फ्रिक्शन नहीं होती, आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया माउथ से और जब ये एग्जैक्टली इसके सेंटर में से पास हो रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम उस इंस्टेंट पे। और यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। ओके, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन डील करना बहुत ही आसान है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम वर्क पर एनर्जी की हेल्प से डील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है यहाँ पे। द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेप्ट नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके अंदर रहेगा तो नॉर्मल देखिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ टनल लगने वाली है और इसकी डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स राइट रहने वाली है, राइट। तो जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि भाई वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो आने वाला है। एकमात्र फोर्स जो ग्रेविटेशनल लगने वाली है, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है? m इंटू पोटेंशियल। अब अर्थ के या फिर कोई भी सॉलिड स्फीयर है उसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है -G∝m/r। ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन रहता है सरफेस पे। तो इसको अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज G∝m/r। अब उसने बोला मैक्सिमम स्पीड। ऑब्वियसली बात है बच्चों, जब तक वो टनल के यानी कि सेंटर के ऊपर वाले पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी स्पीड क्या कर रही होगी? बढ़ रही होगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अगर ये हमारा प्लेनेट है बच्चों, यहाँ पे देखिए, और ये हमारी टनल है, ठीक है, तो ये सेंटर है। अगर ऑब्जेक्ट इस टनल के राइट साइड पे रहेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए एक्सेलरेट करवाएगा। बट जैसे ही ये ऑब्जेक्ट टनल के दूसरी तरफ पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी बट फोर्स का जो कंपोनेंट है वो पीछे की तरफ आएगा, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे रहने वाली है? इस पॉइंट पे जो सेंटर के एग्जैक्टली कहां पे होगा? ऊपर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब हमने लिखनी है काइनेटिक एनर्जी विच इज गोइंग टू बी ½ mv max स्क्वायर
अब मुझे लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने क्या लिखा, पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज डू लिसन इट केयरफुली। अब सॉलिड स्फीयर के अंदर बच्चों जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है दैट इज माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप इस एक्सप्रेशन को बहुत अच्छी तरह से डील भी करते हो, तो अभी मैं यहां पे ये एक्सप्रेशन कहां से आया, कैसे आया, उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्स क्या है? रेडियल डिस्टेंस है सेंटर से। चलिए अब यहां पे बच्चों एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, r/2 इस पॉइंट के लिए। तो इसकी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को मैं यहां पे इंसर्ट करता हूं, तो देखिए जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि r/2 का स्क्वायर विच विल बी r स्क्वायर बाय 4। तो एलसीएम लेकर के यहाँ पे बन गया 12 माइनस 1 इज 11, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 11r स्क्वायर बाय 4 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे r स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो नीचे r बचने वाला है। और दूसरी तरफ हमारे पास है यहाँ पे जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय r। अब जब आप देखोगे तो यहां से हमारे पास आ गया बच्चों 11 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 8r, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय r। इस टर्म को उठा करके मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 बाय 8 माइनस 1 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय r। तो 8 एलसीएम रहेगा, 8 ऊपर जाएगा, 11 माइनस 8 इज गोइंग टू बी 3, तो 3 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 8r, यहां पे है 2, तो बच्चों काट करके बन गया 4, तो वी मैक्स का वैल्यू आ गया 3gm बाय 4r। ये कब है? जब यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। बट क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए, उसने क्लियरली बोला है कि फ्रिक्शन इज √3/2। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, लगाएंगे फिर से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब फ्रिक्शन आ जाता है गेम के अंदर तो कैसे चीजें चेंज होने वाली है। लगाएंगे अभी भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम ही, बट अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जिसके कारण एनर्जी की क्या होगी, डिसिपेशन होगी। नाउ हाउ टू प्रोसीड। बच्चों आप क्या करोगे, आप इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करोगे और किसी भी x डिस्टेंस पे जाकर के, सेंटर से x डिस्टेंस पे जाकर के इस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे। अब मैंने जो x लिया, ध्यान से देखिए, ये टनल के सेंटर से मैंने ये डिस्टेंस लिए x, टनल के सेंटर से डिस्टेंस लिए x, और टनल का सेंटर खुद इस प्लेनेट के सेंटर से या फिर अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पे, r/2। तो जिसके कारण यहां पे बच्चों आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा, तो जिसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपके पास आ जाएगी √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 4 और उसका रूट। और आपको पता है कि जो फोर्स लगती है दैट विल ऑलवेज एक्ट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, जिस फोर्स को मैं F का नाम दे रहा हूं। और ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चों यहां पे ये हमारा कोई प्लेनेट है और लेट सपोज ये दूरी x है, तो x डिस्टेंस पे जो फोर्स हम लिखते हैं दैट इज F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय r क्यूब इंटू x। r is the radius of the planet, x is what? x is the radial distance from the planet, radial distance from the center से जो radial distance है that is x, and in this case that radial distance is root of x square plus r square by 4, that is that radial distance। okay, ये वो radial distance है। तो जिसके कारण बच्चों मैं इस फोर्स को यहां पे लिख सकता हूं, देखिए ये फोर्स जो है that is going to be g capital M small m by r cube multiply by that radial distance which is root of r square by 4 plus x square। चलिए इसकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो बच्चों फोर्स इस तरह लग रही थी, लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये फोर्स बना रही होगी। तो उसका बच्चों एक कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा हॉरिजॉन्टली, और एक कंपोनेंट आ जाएगा f sin थीटा परपेंडिकुलर टू द टनल। से देखिए दिस इज द टनल, राइट। अब ये f sin थीटा जो है बच्चों इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा। अगर f sin थीटा नीचे की तरफ पुल कर रहा है तो यहां से एक नॉर्मल जो है वो ऊपर की तरफ आएगी n, और ये नॉर्मल किसको बैलेंस कर रही होगी, दिस नॉर्मल इज गोइंग टू बैलेंस दिस f sin थीटा, राइट। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जो है वो किस तरफ मूव करने की, टुवर्ड्स इनसाइड, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट,
तो अगर ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगी वो किस तरफ लगेगी, टूवर्ड्स राइट। और इस फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज म्यू इनटू एन, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, और एन का वैल्यू हम ऑलरेडी स्टेब्लिश कर चुके हैं, दैट इज एफ साइन थीटा। अब इस ट्राइंगल से बच्चों हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो cos theta is going to be base upon hypotenuse, that is by x by root of r square by 4 plus x square, and sin theta is perpendicular upon hypotenuse, तो perpendicular सामने वाली साइड होती है, तो this is r by 2 right, तो r by 2 divided by root of r square by 4 plus x square, that is sin theta, okay, perpendicular upon hypotenuse। तो बच्चे नॉर्मल डायरेक्शन का वैल्यू आ गया f sin थीटा, तो जैसे मैंने यहाँ पे sin थीटा और f का वैल्यू डाला, ये देखिए जो बड़ी टर्म है आपस में कैंसिल आउट, तो n का वैल्यू आ गया g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r स्क्वायर। सो दिस नॉर्मल फोर्स इज कांस्टेंट। ये चीज यहाँ पे गौर फरमाने वाली है कि जो टनल के द्वारा जो फोर्स आ रही है ना बच्चों, वो क्या आ रही है, कांस्टेंट। अगर नॉर्मल कांस्टेंट आ रही है तो इसका मतलब उसकी फ्रिक्शन फोर्स भी क्या आएगी, कांस्टेंट, बिकॉज दैट इज म्यू एन, और म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज √3/2, और n का वैल्यू तो अभी आपने निकाला है, दैट इज g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे रख दिया, तो जिसके कारण हमारी फ्रिक्शन फोर्स आ गई √3 g कैपिटल M स्मॉल m बाई 4r स्क्वायर। गॉट इट। अब ये तो भाई फ्रिक्शन आ गई, फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आ चुकी है, ये हम स्टेब्लिश कर चुके हैं। अब हमने ढूंढनी है मैक्सिमम स्पीड। यस, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम गिविंग इट 5 स्टार। भाई फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी, ये जो मैक्सिमम स्पीड है ये कब होगी, मैक्सिमम स्पीड कब आएगी, जब फ्रिक्शन नहीं थी। तो मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस किया कि भाई उसके सेंटर पे, टनल के सेंटर पे वी मैक्स होगी। यहां पे वी मैक्स कब होगी, जब भी जो ड्राइविंग फोर्स थी, ड्राइविंग फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू रिटार्डिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स अगर रिटार्डिंग फोर्स के जब इक्वल हो जाएगी तब आपकी वी मैक्स आ जाएगी। रिटार्डिंग फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शन फोर्स। ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे कि आपने यहां पे इस बच्चों टनल के अंदर ऑब्जेक्ट को छोड़ा था, और लेट सपोज ये सेंटर है, मान लीजिए यहां पे कहीं पे वी मैक्स आ रही है। ठीक है, इससे पहले जो थी एफ कॉस थीटा डोमिनेटिंग थी फ्रिक्शन से, इस पॉइंट के बाद फ्रिक्शन डोमिनेट हो जाएगी एफ कॉस थीटा से। तो कहने का मतलब इसके बाद जो होगा कॉन्टिन्यूस रिटार्डेशन होगी, इसकी स्पीड इसके कमी होगी। इसलिए इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके हम वो लोकेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। यस, दिस पॉइंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। यहां पे बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, तो कृपया करके इस पॉइंट पे आपने गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब बच्चों एफ से एफ कैंसिल आउट, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू विच इज √3/2 एंड cos थीटा बाई साइन थीटा इज cot थीटा। ये देखिए, ये आपका वो ट्राइंगल है, इस एंगल को मैंने थीटा ज्यूम किया था, ये वैल्यू x अगर कह देता हूं, दिस इज r/2, तो बच्चों यहां से cot थीटा का वैल्यू आपके सामने क्या आ जाएगा, x/r/2। तो बस मैंने x/r/2 को √3/2 के इक्वल रख दिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, √3r/4। जबकि इस टनल की अगर हम पूरी लेंथ की बात करें, ठीक है, ये दूरी आपकी r/2 है, ये पूरी दूरी आपकी r है, तो ये डिस्टेंस बच्चों आपका कितना आ जाएगा, √r² माइनस r²/4 विच विल बी √3r/2। एंड ऑब्वियसली आता है √3r/4 कहीं पे यहां पे होगा, इन बिटवीन होगा, इस जगह पे। ठीक है, अब ये हमने स्टेब्लिश कर लिया कि जब टनल के सेंटर से ऑब्जेक्ट √3r/4 की दूरी पे होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, v max। अब इसके बाद क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है बच्चों, अगेन वी आर गोइंग टू यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वापस मैं आ रहा हूं उस चीज पे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के जो भी चेंज आएगा उसके इक्वल होंगी। अब कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अंदर की तरफ क्या लग रही थी, एफ कॉस थीटा, पीछे की तरफ क्या लग रही है, फ्रिक्शन, और ऊपर की तरफ क्या लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन नहीं आएगा, बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा।
और जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, टनल के बाहर से स्टार्ट कर रहा है, और किस जगह पे वी मैक्स आ रही है जब एक्स का वैल्यू सेंटर से √3r/4 है। तो अगर मैं देखूं व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे दूरी चाहिए होगी सबसे पहले इस चीज की। देखिए ये डिस्टेंस आपका √3r/2 है ना, जहां से स्टार्ट किया। ये √3r/2 क्यों है, क्योंकि आप देख लीजिए ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस लेट्स सपोज x डैश है और ये r/2 है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि x डैश का स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा √3r/2। तो कायदे से इस ऑब्जेक्ट की अभी तक की टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, दैट इज √3r/2 माइनस √3r/4। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गोइंग टू बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज √3r/4। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट। ये उसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। चलिए अब मैं लिखने वाला हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे कि मैंने बताया f cos थीटा, f का वैल्यू g कैपिटल m/r³ इनटू ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दैट इज √r²/4 प्लस x² मल्टीप्लाई बाय cos थीटा विच इज x/√r² + 4 + x²। बड़ी सी टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी, तो बच्चों जिसके कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ गया g कैपिटल m/r³ इनटू x, एंड यस दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। सर आप इस फोर्स को कैलकुलेट क्यों किया है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बच्चों स्टेब्लिश कर चुका हूं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट पे f cos थीटा लग रहा है, फ्रिक्शन लग रही है, नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल का वर्क डन है नहीं, तो मुझे f cos थीटा और फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट करना है। f cos थीटा का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसका एक्सप्रेशन यानी कि मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, जो मैं स्टेब्लिश कर चुका हूं कि इट इज अ वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका f cos थीटा कंपोनेंट यहाँ पे वर्क डन कर रहा होगा, क्योंकि जो f sin थीटा दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, उसका वर्क डन लेने की जरूरत नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे कौन सी है, फ्रिक्शन। बस सबका अलग अलग क्या लिखना है, वर्क डन। देखिए कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है ग्रेविटेशन से, फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हुए वर्क पर एनर्जी के अंदर हम घुस रहे हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विच इज फोर्स इज g कैपिटल m x/r² इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज -dx। अब ये माइनस क्यों है बच्चों, जो हमने x लिया है वो टनल के सेंटर से लिए, ऑब्जेक्ट इसी तरफ बढ़ता आ रहा है, नो डाउट f cos थीटा इसी तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है dx भी इसी तरफ हो रही है, बट ये नेगेटिव सिग्निफाई ये कर रहा है क्योंकि जो हमने x है वो अर्थ के टनल के सेंटर से लिया और x का वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, डिक्रीज। अगर x का वैल्यू बच्चों कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करते हैं उसका रेट क्या आता है, नेगेटिव, दैट इज वाई ये नेगेटिव आया, नहीं तो आपके आंसर्स ना सारे उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, दैट इज x इक्वल टू √3r/2। अभी मैंने आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट यहां पे है तो सेंटर से दूरी कितनी है, √3r/2, और जिस जगह पे हमने v मैक्स कैलकुलेट करना है उस जगह पे x की वैल्यू कितनी है, √3r/4। ठीक है, अब माइनस बाहर निकाल लीजिए, x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x²/2। ठीक है, gm/r³ कांस्टेंट है और यहां पे हम क्या डालेंगे, इसकी लिमिट्स डालेंगे। ये जो माइनस है, ये जो बाहर माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस बाहर आएगा जब आप बच्चों क्या कर सकते हैं, उस माइनस इन लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि नीचे वाली लिमिट ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली लिमिट जो है वो नीचे आ जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, बाद में सब्ट्रैक्ट करके भी माइनस की एडजस्टमेंट कर दोगे तो भी हो जाएगा। तो जब x का इंटीग्रेशन किया तो x²/2 आया, अपर लिमिट डाली तो बच्चों क्या बन गया, 3r²/4, और लोअर लिमिट डाली क्या बन गया, 3r²/16। 2 बाहर लिख लेंगे यहाँ पे, तो gm कैपिटल m/2r³ इंटू 3r²/4 माइनस 3r²/16। एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा, 16। 3 बाहर निकाल लिया तो 4 - 1 is 3, 3 into 3 is 9, तो 9g कैपिटल m/16 2 जा 32, और यहां पे r² क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कमिंग आउट टू बी 9g कैपिटल m/32r। इतना सब कुछ करते करते एक आधे स्टेप में तो बच्चा गलती कर ही जाता है, क्योंकि हमारा जो पेशेंस लेवल है, जो
अटेंशन लेवल है वो बहुत ही छोटा होता जा रहा है विद टाइम, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। फिर हमने लिखना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब तो जैसे मैंने बताया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है, तो ऑल यू हैव टू डू इज फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये जैसे कि आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, √3r/2 माइनस √3r/4, जिसके कारण आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई √3r/4। देखिए फ्रिक्शन फोर्स लग रही है पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे की तरफ, बीच का एंगल कितना है 180, cos 180 is -1, that is why work done is coming out to be negative. तो work done by friction is minus of √3/4 g Kepler small m by r square multiply with displacement that is √3r/4। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया -3 g Kepler small m by 16r। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 9g Kepler small m by 32r, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का 3g Kepler small m by 16r। एलसीएम ले लेंगे बच्चों यहाँ पे 32, तो जिसके कारण यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 6, तो 9 - 6 इज 3, 3g Kepler small m by 32r इज इक्वल टू हाफ mv²। m से m कैंसिल आउट, 232 को काट करके कितना रह गया 16, तो जिसके कारण आपका v मैक्स का वैल्यू आ रहा है √3gm by 16r। कुछ नहीं है, रूट इस तरफ ले गया। अच्छा, अगर आप रूट भी कर दोगे तो 4 बच्चों बाहर आ जाएगा। और आपको पता है कि अर्थ के सरफेस पे, जब प्लेनेट के सरफेस पे g का वैल्यू होता है g Kepler by कैपिटल R³, तो जिसके कारण आप लिख सकते हो g Kepler by r को स्मॉल g इंटू r। तो बच्चों जैसे इसका वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी √3gr/4 दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। तो बच्चों उम्मीद करूंगा आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। ठीक है, यस प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीसॉल्व कीजिए, आपका जो है और आपको चीजें डिटेल में समझ में आएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार से कभी भी क्वेश्चन अपना नहीं होता, बार बार सॉल्व कीजिए। एंड यस गाइज, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम अगर आप ऐसा करते हैं, आपके प्यार की हमें हमेशा बरकरार रहेगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम आज से अलविदा लेते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे नए जोश के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, यही उमंग के साथ कि आप जिंदगी में बहुत सारी तरक्की करो। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।